हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। तो ये वीडियो EHD 2 के स्टूडेंट्स के लिए, इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न और उत्तर बताऊंगी उसके। और जो ये प्रश्न बताऊंगी इनके मैं कुछ प्रश्न मैंने पहले बता दिए, पहले वीडियो डाले थे, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी EHD 02 की प्लेलिस्ट का। तो उसमें से आप जो पहले मैंने प्रश्न करवाए हुए हैं उनके आंसर आप उसमें देख सकते हैं। तो हम इस वीडियो में हम पहला प्रश्न लेंगे, नई कविता पर टिप्पणी लिखिए। नई कविता के बारे में बताएंगे। नई कविता के ऊपर कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो नई कविता क्या है। तो नई कविता जो शब्द है वो अज्ञेय के द्वारा लिया गया था। इसके आंसर में आप लिखेंगे कि कवि अज्ञेय को प्रयोगवाद शब्द से संतोष नहीं था, यानी कि प्रयोगवाद जो शब्द है वो उन्हें पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने सन 1952 में इलाहाबाद में प्रसारित एक रेडियो वार्ता में नई कविता शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले। 1954 में जगदीश जो गुप्त हैं उनके संपादन में नई कविता नामक एक पत्रिका का भी प्रकाशन हुआ, और उसके साथ ही जो नई कविता शब्द है वो प्रचलन में आ गया था, यानी कि लोग नई कविता शब्द सुनने लग गए थे। नई कविता के कवियों ने अपने काव्य को प्रयोगवाद एवं अज्ञेय से जोड़ा था। नई कविता के प्रमुख कवि जो थे वो कौन कौन से थे? जो विजय देव हो गए, नारायण शाही, जगदीश गुप्त, धर्मवीर भारती, रघुवंश, रामस्वरूप चतुर्वेदी, लक्ष्मीकांत वर्मा आदि, ये सारे के सारे जो कवि थे ये नई कविता के प्रसिद्ध कवि थे। ये जो कवि थे नई कविता के, ये मार्क्सवाद व प्रगतिवाद दोनों के विरोधी थे। वैसे तो प्रयोगवाद का उदय प्रगतिवाद के विरोध में नहीं हुआ था, परंतु धीरे धीरे प्रतीकों के माध्यम से प्रगतिवाद का विरोध किया जाने लगा। यानी कि जब इसका उदय हुआ था तो बिल्कुल भी नहीं सोचा गया था कि प्रयोगवाद का जो ये प्रगतिवाद है इसका विरोध किया जाएगा। लेकिन क्या हुआ, धीरे 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 प्रतीकों का यूज होने लगा और फिर जो प्रयोगवाद है वो प्रगतिवाद का विरोध करने लग गया। नई कविता जो शब्द है उसका उदय द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात शीत युद्ध के युग में हुआ था। उस समय समाजवाद व मार्क्सवाद दोनों एक दूसरे के विरोधी थे। कई लोग यह मानते हैं कि सभी प्रकार के वाद से संबंधित विचारधारा जो है वो व्यर्थ होती है, और जो व्यक्ति की जो स्वतंत्रता होती है वही सर्वोपरि होती है। सारे विचार उस समय के कवि एवं बुद्धिजीवियों को प्रभावित कर रहे थे। भारतीय जो स्वाधीनता आंदोलन था उसके बाद वहाँ पे क्या असंतोष व्याप्त हो गया था, और प्रगतिवादी साहित्य में भी उसका प्रभाव दिखाई देने लगा था। धीरे धीरे ये सब क्या नई कविता में भी दिखाई देने लगा। जब आज़ादी मिल गई देश को, तो आज़ादी के बाद जैसे लोग थे वो विकास की उम्मीद करने लगे कि हाँ भाई अब हम आज़ाद हो गए, अब ये होगा, रोजगार मिलेगा, हमें आज़ादी मिलेगी, अब बहुत सारी उम्मीदें करने लगे। उस तरह की स्थिति जब नहीं हो पाई तो लोगों में क्या आक्रोश उत्पन्न हुआ। इस असंतुलित जो विकास है उससे उनमें निराशा, कुंठा पैदा होने लगी, और इन सभी परिस्थितियों के फलस्वरूप नई कविता जो है उसकी पृष्ठभूमि उत्पन्न हुई थी, यानी नई कविता को बल मिला था। वैसे यह सवाल भी उठता है कि नई कविता क्यों कहलाई, यानी कि जो कविता हम रच रहे हैं, हर कविता नहीं, आज हम रचेंगे नई कविता, हमने कोई कविता लिखी वो नई है, कल लिखेंगे वो कल के लिए वो नहीं होगी। तो अब सवाल उठता है कि उस टाइम जो कविता लिखी उसी के नई कविता क्यों कहा गया। नई कविता पर किसी विचारधारा का प्रभाव नहीं था, अतः इसे नई कविता कहा गया। क्योंकि क्या, हर जो पहले कविता लिखी जाती है वो अपनी पूर्ववर्ती कविता से तो नहीं होती है, लेकिन ये जो कविता थी ये नई कविता इसलिए कहलाई क्योंकि इसके ऊपर किसी भी विचारधारा का प्रभाव नहीं था। यह भी अब सवाल उठता है कि नई कविता क्यों कहा गया, क्योंकि जो भी हम कविता रचेंगे वो अपनी पहले वाली जो कविता हम रच चुके हैं उससे तो वो नई होगी, तो उसे नई कविता हम कैसे कह सकते हैं। और जो नई कविता के टाइम पे जो भी कविताएं रचने की उसके ऊपर किसी विचारधारा का प्रभाव ना हो, ऐसा भी नहीं था, यानी कि वो पहले विचारधारा से प्रभावित थी, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद से प्रभावित थी, फिर भी इसको नई कविता क्यों कहा गया। नई कविता इसलिए कहा गया कि जो डॉक्टर जगदीश गुप्ता हैं उनके अनुसार कविता में नवीनता की उत्पत्ति सच्ची कविता लिखने की आकांक्षा से होती है। धर्मवीर भारती ने कहा नई कविता नए व पुराने मानवीय मूल्यों के जो टकराहट है उससे उत्पन्न तनाव की कविता, इसलिए क्या ये नई कविता है। नई कविता के प्रमुख जो स्वर हैं वो
जो उसका प्रमुख क्या स्वर था, व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्तिक स्वतंत्रता होती है। तो अज्ञे ने कहा नई कविता में अनुभूति की स्वतंत्रता प्रमुख है। मुक्तिबोध ने क्या कहा नई कविता के बारे में कि नई कविता का न तो अपना कोई दर्शन है ना ही विचार, यह एक परिस्थिति में पल रहे मनुष्य की निजी परिस्थिति की कविता है। तो ये नई कविता है, इसलिए नई कविता कहा जाता है। नई कविता मुख्य रूप से अपने युग के सत्य को विविध रूपों से अभिव्यक्त करने वाली कविता है। यदि नई कविता को देखें तो यह अस्तित्ववादी, आधुनिकतावादी व मार्क्सवादी दोनों विचारधाराओं में बटी नजर आती है। यानी कि नई कविता जो होती है वो अस्तित्ववादी, आधुनिकतावादी भी लगती है और मार्क्सवादी भी लगती है। नई कविता का जो उद्देश्य है वो नव मानव के प्रतिष्ठापन का है। नव मानव संबंधी मान्यताओं में भी विरोध दिखाई देता है। लक्ष्मीकांत वर्मा जो है वो नई कविता को लघु मानव, जो उनको लगता है, जो लक्ष्मीकांत वर्मा है वो जो नव मानव है उसे लघु मानव कहते हैं। तो देवनारायण जो शाही है वो सहज मानव कहते हैं। यह नव मानव मध्यम वर्ग का प्रतिनिधि था जो अपनी निराशा व कुंठा को अभिव्यक्त करता है। इस युग के लगभग जो सभी कवि थे, यानी नई कविता के सभी कवि थे, उनकी रचनाओं में व्यक्तिकता का भाव ज़्यादा था, परंतु नई कविता में जन आस्था को दर्शाने वाले कवि भी कुछ उस टाइम मौजूद थे। जैसे कि जो मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, केदारनाथ आदि क्या ये अपनी कविता में जन आस्था भी दर्शाते थे। मुक्तिबोध का जो काव्य है उसमें जनता के प्रति आस्था दिखाई देती है। ये हो गया नई कविता। नेक्स्ट प्रयोगवादी कविता पर टिप्पणी लिखिए। नई कविता पर टिप्पणी लिखवाएंगे तो आपको आंसर लिख देंगे। प्रयोगवादी कविता क्या है, प्रयोगवादी कविता के बारे में बताइए, या प्रयोगवादी कविता की परिभाषा, या फिर प्रयोगवादी कविता पर टिप्पणी लिखिए। तो वो उसका आंसर ये रहेगा कि प्रयोगवादी कविता में प्रेम की अभिव्यक्ति प्रगतिवादी विचारधारा से प्रेरित थी। प्रयोगवाद के प्रवर्तक जो कवि हैं वो थे अज्ञेय। वे साधारण जन की जो यौन वर्जनाओं का पुंज मानते थे, परंतु उनकी रचनाओं में कभी कहीं पे भी प्रेम है उसका भावात्मक अनुभूति के रूप में अभिव्यक्ति नहीं करते हैं, बल्कि विवेकपूर्ण दृष्टि से अपनाते हैं। अज्ञेय ने अपनी रचना हरी घास पर क्षण भर में कहीं भी समाज के यथार्थ को नहीं बिसराते हैं। प्रयोगवाद के कवि प्रेम को कमजोर नहीं मानते थे, बल्कि प्रेम को वे जीवन की जटिलताओं से जूझने वाली शक्ति मानते थे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जो गिरजा कुमार माथुर हैं, उन्होंने अपनी एक कविता रची थी 33वीं वर्षगांठ। उसमें लिखा है, लाल आंचल से पसीना पोंछ दो, बाल पतली उंगलियों से औंध दो, उम्र की सारी थकान उतार दो, देह पर हथियार नए संवार दो। इससे जो है कवियों ने प्रकृति है उसके चित्रण में भी व्यवहारिक व यथार्थवादी दृष्टि को महत्व दिया है। वे प्रकृति का सूक्ष्मतर चित्र उकेरते हैं। ऐसे जो प्रकृति चित्रण शमशेर, अज्ञेय, गिरजा कुमार माथुर आदि कवियों की रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। जो शमशेर की जो एक रचना है उषा नामक कविता में जैसे उन्होंने लिखा है, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसा, भोर का समय राख से लिपा हुआ जो चौका अभी गीला पड़ा है। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोरे का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे घुल गई है, सलेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, नील जल में यूं किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। यानी सूर्योदय का ऐसा चित्रण किया है कितना सुंदर कि उन्होंने पूरा प्रकृति का सुंदर चित्रण कर दिया सूर्योदय को दर्शाने के लिए। प्रयोगवाद में कवि विषय वस्तु की भांति शिल्प पक्ष पर भी पूरा ध्यान देते थे। जहाँ पे छायावाद में भाषा की कोमलता और सुकुमारिता पर बल दिया गया था, और प्रगतिवाद में कवियों ने भावाभिव्यक्ति जो जन भाषा है उसमें की थी अपनी अभिव्यक्ति। वहीं पर प्रयोगवादी जो कवि हैं उन्होंने शब्द प्रयोग पर बल दिया। भाषा में नए प्रयोग जो होते हैं, नए शब्दों के प्रयोग के कारण प्रारंभ में भाषा बोझिल दुरूह यानी कि कठिन लगती है, परंतु धीरे धीरे क्या हम जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं वो सहज सरल संप्रेषणीय यानी कि अच्छी लगने लग जाती है। जैसा हम अज्ञेय की भाषा में देख सकते हैं, अज्ञेय की भाषा प्रारंभ में दुरूह व बौद्धिक थी, परंतु बाद में वह आम बोलचाल की भाषा के निकट आ गई थी। शमशेर मौन को अपने काव्य की भाषा बनाते हैं। वे भाषा में प्रयोग करते थे और इसलिए क्या उनके काव्य का भावार्थ शब्द व शब्दों के मध्य मौन में छिपा रहता था। अतः शमशेर की जो कविता है उसकी भाषा देखने में तो लगती है सरल है, परंतु जो उसके अर्थ है ना
अर्थ समझने की दृष्टि से कठिन है, अर्थ समझने में थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। डॉक्टर नामवर सिंह हैं, उन्होंने प्रयोगवादी काव्य में छंद व लय के संदर्भ में कहा है कि छायावाद युग में जो मुक्त छंद जो था वह वैकल्पिक था, वह प्रयोगवादी कविता का मुख्य स्वर हो गया था। मुक्त छंद को ही विशेष रूप से अपनाने के कारण प्रयोगवादियों ने इसमें नए नए स्वर व नई नई लयों के प्रयोग किए थे। छायावाद में प्राय रोला व घनाक्षरी की लय पर ही मुक्त छंद लिखे गए, लेकिन प्रयोगवाद में सवैयां तथा अन्य प्राचीन छंदों की लयों की लय का मुक्त ढंग से प्रयोग किया जाने लगा था। नामवर सिंह जी थे, उनका मानना था कि छायावादी गीतों की तुलना में प्रयोगवादी जो गीत है वो थोड़े कम मोहक व अधिक सपाट प्रतीत होते थे, यानी कि सीधा सरल अर्थ बताते थे और इतना क्या मोहक नहीं लगते थे। इस प्रकार प्रयोगवादी कविता में मुक्त छंद में लय और कविता के स्वर के नए नए प्रयोग किए गए थे। अज्ञेय शब्द को ही कविता मानते थे। जो अज्ञेय कवि थे वो शब्द कविता किसको मानते थे? शब्द को। उनके अनुसार ध्वनि, छंद व लय आदि सभी प्रश्न शब्द से ही उत्पन्न होते हैं और शब्द में ही विलीन हो जाते हैं। प्रयोगवादी कवि अज्ञेय प्रतीकों की महत्ता के बारे में कहते हैं कि हम निहारते रूप कांच के पीछे हाँफ रही मछली, रूप तृषा भी है और कांच के पीछे है जिजीविषा। यहाँ पे नई कविता और जो प्रयोगवादी कविता है उसका आंसर हमने देखा है। बाकी बचे हुए प्रश्न के लिए मैं और वीडियो डाल दूंगी। वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ।